उत्तर प्रदेश की खबरों की रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 पास हो गया है। हालांकि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने विधेयक को दरअसल प्रवर समिति को भेजने के लिए भी मांग की थी। धरना प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब अंजलि उपद्रवियों की खैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। दूसरी तरफ यूपी फिल्म सिटी को जमीन पर उतारकर अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करने का समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौतम बुद्ध नगर में बन रही फिल्म सिटी में 2022 तक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए। सरकार का जोर शूटिंग के साथ ही कलाकार भी तैयार करने पर रहेगा ताकि युवा अपने सपनों को उड़ान दे सकें। यूपी फिल्म सिटी की विस्तृत कार्य योजना विश्व स्तरीय कंसल्टेंट CBRE ने बनाई है। इसका प्रस्तुतिकरण सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर किया। तो संजीव हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। संजीव, जिस तरीके से लगातार इस तरीके के जो विधेयक हैं वो पारित हो रहे हैं, विधानसभा में आज भी कार्रवाई होनी है, किस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है? हालांकि कल कई विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखे गए, हंगामे के बीच पास हुए हैं। बिल्कुल पूजा जी, देखिए कुछ ही देर में सदन की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जो विधानसभा में पास हुए हैं। खासतौर से लव जिहाद के खिलाफ एंटी लव जिहाद कानून की बात करें या फिर जिस तरीके से गुंडा नियंत्रण अधिनियम 2021 कल पास हुआ है विधानसभा में, आज उच्च सदन यानी विधान परिषद में रखा जाएगा। इसके अलावा CA के दौरान जो हिंसक घटनाएं लखनऊ में हुई थी उसका जो सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ था वो उपद्रवियों से वसूलने की बात की थी, उस कानून को भी विधानसभा में पास किया गया है। आज दोनों प्रस्ताव ये उच्च सदन यानी विधान परिषद में जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुमत के रूप में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद का कानून वहां पर पास हुआ तो संभावना ये है कि आज दोनों कानून विधान परिषद से पास हो जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद तीनों कानून बन जाएंगे। यानी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो उपद्रवी हैं, गुंडे हैं या फिर माफिया हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से टेढ़ी नजर जमाए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाना है, गुंडा मुक्त बनाना है, माफिया राज को खत्म करना है, उसी दिशा में इन प्रस्तावों को माना जाता है। लेकिन विपक्ष की चर्चा करना यहाँ पर पूजा जी जरूरी इसलिए है क्योंकि विपक्ष लगातार इंटेंसली कार्रवाई की जो आरोप है वो सरकार पर लगाता है। उनका दावा है कि विपक्षी दलों के तमाम नेता या फिर खास तौर से एक वर्ग विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष की जो नूरा कुश्ती है वो आज विधान परिषद में देखने को मिलेगी, जब ये कानून की शक्ल लेने के लिए पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन फिर वही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया जाए, गुंडा राज खत्म किया जाए और इसके अलावा जो उपद्रव उत्तर प्रदेश में और उसके लिए जो तमाम प्रयोजन है वो भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा समझा किस तरीके से नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। आज विधान परिषद के पटल पर ये तमाम विधेयक रखे जाएंगे कानून बनने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस मुद्दों को भुनाने की कोशिश के साथ ही संगठन पर खास जोर दे रही है। संगठन सृजन अभियान की खुद निगरानी रिपोर्ट ली जा रही है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काम न करने वालों को लगातार किनारे भी कर रही हैं। अभियान की समीक्षा के आधार पर ही 60 जिला और शहर अध्यक्षों को बदल दिया गया। सोमवार को पार्टी हाईकमान ने नए अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी है। बिल्कुल, तो जमीनी स्तर पर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो यूपी में अपनी नींव मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और जिम्मा यहाँ पर जैसा कि पूजा प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी सक्रियता इस बात से समझी जा रही है कि जो संगठन को मजबूत करने के लिए जो जिला स्तर पर अध्यक्ष है उनको मजबूत यहाँ पर किया जा रहा है। तो दिनेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। दिनेश क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से सक्रियता कांग्रेस में देखने को मिल रही है चुनाव नजदीक आते ही, इससे तो साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस धरातल पर अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है।
जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर संवेदनशील हैं और सक्रिय हैं, उसको लेके देखा जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव उनका टारगेट है। और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने अभी हाल ही में कल ही 7 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को हटाया है उनके पद से और नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं जो पार्टी के अगेंस्ट काम करने वाले जिला अध्यक्ष थे और महानगर अध्यक्ष थे, जिनकी निष्क्रियता बिल्कुल थी, उनको वहां से उनके जिलों से हटाया गया है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बताया जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 1 साल से लेकर उत्तर प्रदेश को जिस तरह से गंभीर हैं, हर जिला अध्यक्षों पे और उत्तर प्रदेश के हर पदाधिकारियों पर उनकी नजर है। और ऐसी सूचना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश दौरे पे होंगी। लखनऊ में वो 3 से 4 दिन का प्रवास करेंगी, जहां सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों, उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और 2022 विधानसभा चुनाव को के लिए योजना बनाएंगे और सभी को गाइडलाइंस देंगे। दिनेश, सवाल ये कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता कोई पहली दफा तो है नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि उनका जो कलेवर है, जो रंग है, वो इस बार थोड़ा अलग है, उनका एक्शन का स्तर थोड़ा अलग है यहाँ पर। लेकिन ये एक्शन, ये कलेवर कितना काम आ पाता है विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में, ये देखना होगा। संजीवनी साबित होगा कांग्रेस के लिए। जी अंजलि, जैसा कि बता दूं आपको, प्रियंका गांधी वाड्रा जब 2017 विधानसभा चुनाव में आई थी यहाँ बतौर प्रभारी बनकर, उस समय भी थी सक्रिय, लेकिन उनको इतनी जानकारी संगठन की नहीं थी। लेकिन अब वह समय बीत गया है, करीब 4 साल हो गया उनको उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हुए। अब वो हर जिला अध्यक्षों से परिचित हो गई हैं, हर बूथ अध्यक्षों से परिचित हो गई हैं, संगठन कैसा काम कर रहा है उस पे वो पूरी नजर बनाए हुए हैं और उसी लिहाज से वो लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश बिल्कुल दिनेश, यानी कि ये कहा जाए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत जल्दी ये बात समझ ली है कि जब तक ग्राउंड पर काम नहीं होगा तब तक नींव मजबूत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और कांग्रेस की तस्वीर भी साफ है उत्तर प्रदेश को लेकर, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जो वो प्रोजेक्ट करना चाह रही है। तो बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि मथुरा के छाता में दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे किसानों का जो आंदोलन इस कदर तूल पकड़ता जा रहा है कि किसान जगह जगह अपनी पकी हुई फसलों को जोत रहे हैं। किसानों में आक्रोश है। सरकार की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के साथ साथ फसलों में लगने वाली लागत ज्यादा है और बाजार में तब फसल को बेचने जाते हैं तो उसका जो मूल्य है वो कम मिलता है, इसलिए किसानों की ओर से अपनी खड़ी हुई फसल को जोत रही है। वही किसान पप्पू ने बताया है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर होंगे। तो किसानों की मजबूरी कहें या किसानों के आंदोलन। गेहूं का रेट निकाल दिया है 1975 रुपए और हमारा आई साल गेहूं बिकता है 1500 साढ़े 1500 मंडी में। आज भी रेट 1500 1600 का है सब। अगर सरकार एमएसपी लिखित में दे हमको कि हमारा रेट जो एमएसपी लिखित में दे रही है उसी रेट पर माल बिकना चाहिए। 2-4% किसानों का एमएसपी रेट पर माल बिकता है। यद्यपि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मेरे क्षेत्र में नहीं घटना घटी है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे कृत्य ना किए जाएं, कोई भी नुकसान ना किया जाए। जो भी चीज़ें हैं वो लिखा पढ़ी में करके अपनी मांगें कोई भी दे सकता है और उस पर नियमानुसार के निस्तारण होंगे और किसी तरह का इस तरह का क्षति पहुंचाना अपने आप को उचित नहीं है। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों से। ठीक है, सुरेश हमारे साथ में, हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं। सुरेश, किसान धरातल पर अब एक्शन मोड में। जी अंजलि, बिल्कुल ये साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि किसान अब तक जो सरकार के आश्वासन थे, जो सरकार के द्वारा जो बातें की जा रही थी उन पे सिर्फ बातें ही निकली और अभी तक कुछ हल नहीं निकल पाया। तो उसी को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में लगातार जो आंदोलन चल रहा है किसानों का और जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम खड़ी फसलों को आग लगा देंगे या खड़ी फसलों में ट्रैक्टर चला देंगे, उसी का असर अब कुछ जमीनी हकीकत पे देखने को मिल रहा है। मथुरा के छाता में कई किसानों ने अपनी जो खड़ी फसल थी, जैसे सरसों की हो चाहे गेहूं की हो, तो उन पे ट्रैक्टर चला दिया और बीघों की जमीनों को, बीघों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन पे जोत करके ट्रैक्टर चला दिया है और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार हमारे साथ
जो है सिर्फ बातें करके हमको गुमराह कर रही है, कोई हल नहीं निकाल रही है। हमारे किसान जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने अभी तक हमें एमएसपी पर कानून नहीं बनाया है, जो सरकारी रेट है वो हमें नहीं सुरेश, मिलता है। किसानों में आक्रोश साफ तौर पर झलक भी रहा है, देखने को भी मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा बिल्कुल। करने के और लिए। ये तस्वीरें सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि हरियाणा में भी इस तरीके से पूजा सामने आ रही है, जहां पर किसान जो है अपनी फसल जो है उसे जोत रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनावों में 2 मार्च को आरक्षण सूची जारी होनी है। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं होने वाली, इसमें बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर सुझाव मांगा जाएगा और उसकी जांच होने के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। शासन की ओर से जारी शेड्यूल में ये फाइल सूची 15 मार्च तक जारी होगी। तो वहीं वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की एक जातिवार आरक्षण लिस्ट वायरल हो गई है। आपको बता दें कि इसके वायरल होने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने इस वायरल सूची को फर्जी बताया है पूरी तरीके से। हालांकि ये सूची सही है या गलत, इसकी जांच चल रही है और इसकी पुष्टि जनता टीवी भी नहीं करता। वो आपको रिपोर्ट हम जो सूची जारी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये फर्जी सूची जो सर्कुलेट हो रही है टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जनता टीवी बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके बाद राजनीतिक दलों में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनमें ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट? धर्मेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, धर्मेंद्र से हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके की ये सूची जारी हुई है इसके बाद अभी जांच लगातार चल रही है। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि जिन लोगों की तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं उन लोगों पर आखिरकार कब तक नकेल कसी जाएगी? उधर पंचायत चुनाव से पहले पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसओजी ने असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 को गिरफ्तार किया है और वहीं मौके से बने और साथ ही अर्ध बने जो कई तमंचे और उपकरण बरामद किए हैं। बता दें आपको कि ये असलहे पंचायत चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लेकर यहाँ पर बनाए जा रहे थे और फर्रुखाबाद की कायमगंज पुलिस ने दरअसल संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। तो पुलिस को ये सघन जांच के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर ये असला बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर उसका पर्दाफाश हुआ है। तो आमोद तिवारी हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है। असलहा फैक्ट्री से ये 4 लोग निरुद्ध भी किए गए। जी पूजा जी बता तो जी टीम आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी। अमोद, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क आपसे करें यहाँ पर, क्योंकि पूजा इस तरीके जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके के जो गिरोह हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और इस तरीके की जो अवैध फैक्ट्रियां हैं असलाह बनाने की वो इस तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रामपुर की जिला कारागार में फांसी की सजा शबनम इन दिनों काफी चर्चाओं में है। शबनम फांसी की सजा का इंतजार कर रही है और चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल माता पिता समेत सपरिवार 7 लोगों की हत्या की खूनी दास्तान लिखने वाली अमरोहा के 52 खेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम को बरेली जेल भेज दिया गया है। शबनम का फोटो वायरल होने के मामले में जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने 2 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया और शबनम के साथ आजीवन कारावास की सजा पाने वाली कैदी आरती शर्मा को भी बरेली भेज दिया गया है। तो शबनम की दास्तान जुर्म परिवार वालों को मंजूर नहीं था। शबनम और सलीम का रिश्ता, सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी शबनम। सलीम के साथ मिलकर रची परिवार को खत्म करने की साजिश। तो खाने में नशे की गोलियां देकर कुल्हाड़ी से काटा 7 लोगों का गला। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था शबनम ने। तो शबनम के कॉल डिटेल से ये गुनाह का खुलासा हुआ था। ये पूरी दास्तान उस शबनम की
तो सुरेश सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मैं बता दूं आपको, शबनम जो 52 खेड़ी की आरोपी महिला थी, उसको पहले मुरादाबाद रखा गया था। उसके बाद रामपुर 2 साल पहले शिफ्ट किया गया था। रामपुर जेल में रहने के बाद यहाँ पर अभी 4 दिन पहले एक फोटो वायरल होता है बंदी रक्षक के साथ, जिसमें जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, डीएम साहब ने संज्ञान में लिया और ये देखा गया कि क्या ये फोटो सही है। वहीं मीडिया में भी ये काफी देर तक प्रसारित किया गया था कि जेल से एक ऐसा फोटो वायरल हुआ है जो महिला बंदी रक्षक के साथ है। कहीं ना कहीं डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए ये बताया कि ये एक गोपनीय सूचना को बाहर किस तरीके से लाया गया, क्यों लाया गया। जब ये जांच करी गई तो जांच में पाया गया कि जो महिला बंदी रक्षक थी उसने फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया था, इसी वजह से उनको यहाँ सस्पेंड कर दिया गया। और जो शबनम थी यहाँ पर, उसको रामपुर से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार आमने सामने है। पंजाब सरकार रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में दरअसल पंजाब सरकार से मुख्तार अंसारी को लेकर हल्फनामा पेश करने को कहा था, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से दाखिल हल्फनामे में अंसारी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा और उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में 38 मुकदमे दर्ज हैं। और आपको बता दें, मोहम्मदाबाद थाने में उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। तो अनूप हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, जिस तरीके से पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है मुख्तार अंसारी को लेकर के, लगातार यूपी सरकार आरोप लगाती रही है कि पंजाब सरकार रोड़े अटका रही है और इन रोड़ों की वजह से कहीं ना कहीं यूपी के अंदर वो तमाम केस अभी भी अटके पड़े हैं जो मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने हो चुकी है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जिस रुपड़िया जेल में मुख्तार अंसारी बंद हैं, वहां के सुप्रिंटेंडेंट यानी जेलर की तरफ से शपथ पत्र आया था, जिसमें ये बताया गया था कि मुख्तार अंसारी को पीठ में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है, जिसके चलते वो वहाँ उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर लगातार पंजाब पुलिस बचाव कर रही है, जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी का तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश मऊ, गाजीपुर, लखनऊ समेत 38 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। और कोशिश ये, हालांकि कोर्ट भी कह चुकी है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में अब सुनवाई के दौरान आना पड़ेगा, क्योंकि लंबा एक अरसा हो चुका है जब तारीख पर मुख्तार अंसारी नहीं आए हैं। आज पता चलेगा अनूप की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या रंग देखने को मिलता है, फैसला किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, पंजाब के या फिर उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।